मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो 1526 से 1857 तक अस्तित्व में रहा। इस दौरान मुगलों ने भारत पर शासन किया, एक सशक्त प्रशासनिक प्रणाली विकसित की, कला और संस्कृति को समृद्ध किया और भारतीय समाज की संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इस वंश की नींव बाबर ने रखी जो मध्य एशिया से आया था। उसने कई युद्धों के माध्यम से सत्ता हासिल की और एक नई राजवंश की स्थापना की। इसके बाद के शासकों ने इसे और विस्तारित किया, लेकिन समय के साथ कमजोर नेतृत्व, प्रशासनिक विफलताओं और बाहरी आक्रमणों ने इस साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अंततः 1857 के विद्रोह के बाद यह साम्राज्य समाप्त हो गया। बाबर मूल रूप से फरगना घाटी, वर्तमान उज्बेकिस्तान का शासक था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था और वह तैमूर लंग और चंगेज खान के वंश से संबंधित था। बाबर ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही समरकंद पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया और भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में उसने तोपखाने, घुड़सवार सेना और युद्ध नीति का बेहतरीन उपयोग किया, जिससे लोदी सेना पूरी तरह पराजित हो गई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसी के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। बाबर को जल्द ही अन्य शक्तियों से चुनौती मिलने लगी। 1527 में खानवा के युद्ध में उसने राजपूत शासक राणा सांगा को हराया। इस युद्ध में राजपूतों की संख्या अधिक थी, लेकिन बाबर की सैन्य रणनीति और आधुनिक हथियारों ने उसे विजय दिलाई। उसने इस युद्ध के बाद खुद को घाजी की उपाधि दी और अपनी सेना को और संगठित किया। इसके बाद उसने 1528 में मेदिनी राय को हराकर चंदेरी पर कब्जा किया और 1529 में घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार के अफगानों को पराजित किया। इन जीतों के बावजूद बाबर का शासन लंबा नहीं चल सका। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बेटे हुमायूं ने सत्ता संभाली। हुमायूं अपने पिता के विपरीत एक कमजोर शासक था जो अपनी सत्ता को मजबूत नहीं कर सका। उसने कई दुश्मनों से संघर्ष किया, जिनमें बंगाल के अफगान सरदार, गुजरात के बहादुर शाह और शेर शाह सूरी प्रमुख थे। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हरा दिया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। हुमायूं को निर्वासन में जाना पड़ा और वह फारस चला गया। वहां उसने शाह तहमास्प से सहायता प्राप्त की। 15 वर्षों के निर्वासन के बाद हुमायूं ने 1555 में फारसी सेना की मदद से दिल्ली पर फिर से कब्जा किया, लेकिन दुर्भाग्य से 1556 में वह एक सीढ़ी से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अकबर मात्र 13 वर्ष का था जब वह मुगल सिंहासन पर बैठा। प्रारंभिक वर्षों में बैरम खां ने उसकी ओर से शासन किया और पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराकर दिल्ली की सत्ता को स्थिर किया। अकबर ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए राजपूतों से गठबंधन किया। उसने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और हिंदुओं को प्रशासन में उच्च पद दिए। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए और मनसबदारी प्रणाली लागू की, जिससे सेना और प्रशासन अधिक संगठित हुआ। उसने एक नया धर्म दीन ए इलाही चलाने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रहा। उसके शासन काल में नवरत्न, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल आदि प्रसिद्ध हुए। उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और कई युद्धों के माध्यम से पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन उसकी पत्नी नूरजहां का शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव था। उसने सिखों के गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, जिससे मुगलों और सिखों के बीच तनाव बढ़ गया। शाहजहां कला और वास्तुकला प्रेमी था। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन उसके शासन काल के अंत में उसके बेटों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर सत्ता हासिल की। उसने कठोर धार्मिक नीतियां अपनाई और जजिया कर फिर से लागू किया। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया और मराठों, राजपूतों तथा सिखों से संघर्ष किया। मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब के शासन को चुनौती दी और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। दक्खन में लंबे युद्धों के कारण मुगल सेना कमजोर हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ा। औरंगजेब के बाद मुगल शासक कमजोर साबित हुए,
क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और मुगलों की सत्ता नाम मात्र की रह गई। 1739 में फारस के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर हीरा तथा तख्त ए ताउस लूट कर ले गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हटा दिया। उसे रंगून, वर्तमान म्यांमार, भेज दिया गया, जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और भारत पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी इसकी सांस्कृतिक, प्रशासनिक और सामाजिक विरासत भारत में गहराई से बनी रही। प्रशासनिक ढांचे, कला, स्थापत्य, संगीत, भाषा और समाज पर मुगलों का प्रभाव ऐसा था कि उनके पतन के बाद भी ये तत्व भारतीय उपमहाद्वीप में जीवित रहे। अंग्रेजों ने भले ही राजनीतिक रूप से मुगलों का शासन समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने भी कई मामलों में मुगल प्रशासनिक प्रणाली को अपनाया और उसमें अपने तरीके से बदलाव किए। मुगल काल में विकसित की गई प्रशासनिक प्रणाली ने भारतीय प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। अकबर द्वारा स्थापित मनसबदारी प्रणाली ने नौकरशाही का स्वरूप दिया, जिसे आगे चलकर ब्रिटिश और फिर स्वतंत्र भारत की सरकारों ने अपनाया। भूमि राजस्व प्रणाली, जिसे टोडरमल ने व्यवस्थित किया था, बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी अपनाया और इसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में ढाल दिया। भाषा के स्तर पर भी मुगलों का गहरा प्रभाव रहा। फारसी प्रशासनिक भाषा थी, लेकिन आम जनता के बीच हिंदी उर्दू का विकास हुआ। उर्दू भाषा फारसी, अरबी और स्थानीय भारतीय भाषाओं के मिश्रण से विकसित हुई, जिसने साहित्य, कविता और संवाद की एक नई धारा को जन्म दिया। मीर तकी मीर, गालिब और अन्य शायरों ने इस भाषा को समृद्ध किया, जो आगे चलकर भारतीय और पाकिस्तानी उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण भाषा बनी। मुगल स्थापत्य शैली ने भारतीय वास्तुकला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। शाहजहां के समय का ताजमहल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में स्थापत्य कला का एक नायाब नमूना माना जाता है। लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, बदशाही मस्जिद जैसी इमारतें आज भी मुगल वास्तुकला की भव्यता को प्रदर्शित करती हैं। मुगल शैली में बड़े गुंबद, विस्तृत मेहराबें, नक्काशीदार खंभे और सुंदर उद्यानों का निर्माण किया जाता था, जो भारतीय स्थापत्य कला में हमेशा के लिए शामिल हो गए। मुगल काल ने भारतीय संगीत पर भी गहरा प्रभाव डाला। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन ने शास्त्रीय संगीत को एक नई ऊंचाई दी। इसी काल में ध्रुपद और ख्याल जैसे गायन शैलियों का विकास हुआ। बाद में यह परंपरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख हिस्सा बन गई। सामाजिक और धार्मिक रूप से मुगलों ने भारतीय समाज को विविधता और समरसता की नई दिशा दी। हालांकि औरंगजेब के शासन काल में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ गई थी, लेकिन अकबर और जहांगीर जैसे शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच मेलजोल बढ़ा। अकबर के दीन ए इलाही प्रयास भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन यह दिखाता है कि मुगल शासक धार्मिक सहिष्णुता को कितना महत्व देते थे। मुगल सेना और सैन्य रणनीतियों ने भी भारतीय युद्ध प्रणाली को प्रभावित किया। बाबर ने बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल करके भारतीय युद्ध पद्धति में क्रांतिकारी बदलाव किया। अकबर ने स्थायी सेना की अवधारणा को मजबूत किया और घुड़सवार सेना को एक प्रभावी सैन्य शक्ति के रूप में विकसित किया। अंग्रेजों द्वारा मुगलों के पतन के बाद भारतीय समाज में धीरे धीरे नई व्यवस्थाएं लागू की गईं, लेकिन यह स्पष्ट है कि मुगलों ने भारत को एक सशक्त राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार दिया, जो सदियों तक जीवित रहा। भारत की कई परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, संगीत, कला और स्थापत्य मुगलों की विरासत को अपने भीतर समेटे हुए हैं। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को जब रंगून भेज दिया गया, तब वे एक पराजित राजा बन चुके थे, लेकिन उनके साथ ही मुगल शाही संस्कृति का भी अंत हो गया। ब्रिटिश हुकूमत ने उनकी मृत्यु के बाद भी मुगलों के प्रभाव को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में मुगलों की छाप इतनी गहरी थी कि उसे मिटाना संभव नहीं था। आज भी भारत में मुगल कालीन परंपराएं जीवित हैं। खान पान में मुगलई व्यंजन, उर्दू और हिंदी भाषा में उनकी छाप, वास्तुकला में उनके द्वारा निर्मित भव्य इमारतें, संगीत और नृत्य शैलियों में उनका योगदान और सामाजिक संरचना में उनकी प्रभावशीलता साफ झलकती है। मुगलों का योगदान केवल सत्ता तक सीमित नहीं था,
बल्कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सौंपी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मुगलों के पतन के बावजूद उनकी सांस्कृतिक और प्रशासनिक विरासत भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। 1857 के विद्रोह के बाद भारत पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, लेकिन मुगल शासन के दौरान स्थापित कई परंपराएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजों के शासन काल में भी जारी रहे। मुगलों की वास्तुकला, खान-पान, भाषा और प्रशासनिक प्रणाली ने भारतीय समाज पर स्थायी छाप छोड़ी, जिसे ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह मिटा नहीं सकी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली में मुगलों के सभी प्रतीकों को समाप्त करने का प्रयास किया। लाल किले में स्थित शाही महल और बागों को नष्ट कर दिया गया। सम्राट बहादुर शाह जफर के परिवार के सदस्यों को या तो मार दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। मुगल दरबार की शान और शौकत खत्म कर दी गई, लेकिन मुगलों द्वारा स्थापित कला, भाषा और संस्कृति फिर भी जीवित रही। मुगल काल के दौरान उर्दू और फारसी साहित्य का जो विकास हुआ था, वह आगे भी जारी रहा। ब्रिटिश शासन में कई प्रमुख कवियों और लेखकों ने उर्दू और हिंदी में रचनाएं लिखीं, जिनमें मिर्जा गालिब, अल्ताफ हुसैन हाली और सर सैयद अहमद खान जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। गालिब ने 1857 के बाद दिल्ली में मुगलों के पतन और उस समय के सामाजिक परिवर्तनों को अपनी शायरी में बखूबी व्यक्त किया। मुगल खान-पान भी भारतीय संस्कृति में समाहित हो चुका था। आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुगलई भोजन बेहद लोकप्रिय है। बिरयानी, कबाब, निहारी, कौरमा, शाही टुकड़ा और फिरनी जैसी डिशेज मुगलों की देन है, जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की पाक शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मुगलों की स्थापत्य कला भारत की पहचान बन चुकी थी। ब्रिटिश काल में भी मुगल शैली की इमारतों का महत्व बना रहा। अंग्रेजों ने अपनी कई इमारतों को इंडो सारासेनिक शैली में बनाया, जिसमें मुगल स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विक्टोरिया टर्मिनस, मुंबई, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली और कई अन्य इमारतों में मुगल स्थापत्य शैली के तत्व देखने को मिलते हैं। मुगल प्रशासनिक प्रणाली ने भी भारतीय नौकरशाही को प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार ने राजस्व वसूली और प्रशासन में कई नीतियां अपनाई, जो टोडरमल और अकबर की व्यवस्थाओं पर आधारित थीं। भारतीय सिविल सेवा की जो प्रणाली ब्रिटिश काल में विकसित हुई, उसकी जड़ें भी मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में देखी जा सकती हैं। मुगल सेना और युद्ध नीति का प्रभाव भी लंबे समय तक देखा गया। अकबर और औरंगजेब की सैन्य रणनीतियां ब्रिटिश सेना के लिए अध्ययन का विषय बनी। घुड़सवार सेना, तोपखाने और किलाबंदी जैसी अवधारणाएं मुगलों के शासनकाल में विकसित हुई थीं, जिनका उपयोग बाद में मराठों, सिखों और अंग्रेजों ने भी किया। मुगल काल के दौरान भारत की आर्थिक व्यवस्था समृद्ध थी। व्यापार और शिल्पकला का विस्तार हुआ, जिससे भारत वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कपड़ा उद्योग, विशेष रूप से मलमल और जरी की कढ़ाई, मुगलों के समय में चरम पर था। हालांकि ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दिया गया, लेकिन मुगलों द्वारा स्थापित शिल्प और व्यापार की परंपराएं फिर भी बनी रहीं। 1857 के बाद मुगलों का प्रत्यक्ष शासन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत भारतीय समाज में गहराई से बनी रही। आज भी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान में मुगल काल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में आज जो बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी समाज देखने को मिलता है, उसकी जड़ें मुगल शासन की नीतियों में निहित हैं। मुगलों ने भारत को केवल शासन नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली, कला और वास्तुकला भी दी, जो आने वाली सदियों तक जीवित रहेगी। उनकी विरासत केवल इमारतों या युद्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता की आत्मा में समाई हुई है। चाहे वह मुगल कालीन शायरों की गजलें हों, दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के तहजीब से भरे अंदाज हों, मुगलई खाने की खुशबू हो या आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें, मुगलों की छाप आज भी हर जगह दिखाई देती हैं। इतिहास केवल सत्ता और युद्धों की कहानी नहीं होता, बल्कि यह उन प्रभावों और धरोहरों का भी लेखा जोखा होता है, जो एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को सौंपती है। मुगलों ने भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सौंपी और एक ऐसी ऐतिहासिक धारा बनाई जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के हर हिस्से में जीवंत है। मुगलों की विरासत भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी गहराई से समाहित हो चुकी थी कि उनके पतन के बाद भी उनकी संस्कृति, कला, भाषा और परंपराएं जीवित रहीं।
ब्रिटिश शासन ने मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया था, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था, प्रशासनिक नीतियां और सांस्कृतिक प्रभाव को पूरी तरह मिटा पाना संभव नहीं था। मुगलों द्वारा विकसित किए गए कई रीति रिवाज और जीवन शैली के तत्व भारतीय समाज में बने रहे। भारतीय शाही दरबारों में मुगल कालीन आदाब और तहजीब की झलक देखी जा सकती थी। विशेष रूप से उत्तर भारत के नवाबी और रियासती दरबारों में मुगलों की शान और शौकत और दरबारी रस्में लंबे समय तक जारी रहीं। लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल, रामपुर और बंगाल की रियासतों में मुगलों की परंपराओं को संरक्षित रखा गया। नवाबी संस्कृति में भाषा, खान पान, संगीत और पहनावे पर मुगलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। 1857 के बाद जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया, तब उनके साथ ही मुगल सत्ता का अंत हो गया, लेकिन उनकी कविताएं, गजलें और शायरी भारत में जीवित रहीं। बहादुर शाह जफर स्वयं एक अच्छे शायर थे और उन्होंने अपनी निर्वासन की पीड़ा को अपनी शायरी में व्यक्त किया। उनकी गजलें आज भी गाई जाती हैं, जिनमें लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में जैसी पंक्तियां उनकी वेदना को प्रकट करती हैं। यह दिखाता है कि मुगलों का साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव केवल सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आम जनता की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ था। मुगल काल में वास्तुकला ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की थीं, वह भारत की पहचान का हिस्सा बन गईं। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, एतमाद-उद-दौला का मकबरा और हुमायूं का मकबरा जैसे स्थापत्य चमत्कार आज भी भारतीय विरासत की धरोहर माने जाते हैं। मुगलों द्वारा निर्मित बाग बगीचे जैसे कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन और कश्मीर का शालीमार बाग उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। मुगलों का प्रभाव भारत की सामाजिक संरचना में भी देखा जा सकता है। उन्होंने व्यापार, दस्तकारी और कारीगरी को बढ़ावा दिया। दिल्ली, लखनऊ, कश्मीर, आगरा, बनारस और हैदराबाद जैसे शहरों में पारंपरिक हस्तशिल्प और कलाएं विकसित हुईं, जिनमें जरदोजी, चिकनकारी, कालीन बुनाई और संगमरमर की नक्काशी जैसी कलाएं आज भी जीवित हैं। मुगल काल में विकसित संगीत परंपरा भी भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बन गई। तानसेन, बैजू बावरा और अन्य संगीतकारों ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और गजल जैसी गायन शैलियां मुगल काल में ही विकसित हुईं। आज भी भारतीय संगीत में मुगलों की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान बनाने में मुगलों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति ने विभिन्न समुदायों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया और विभिन्न धर्मों को सम्मान दिया। इसी वजह से आज भारत की संस्कृति में विभिन्न धर्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। भले ही 1857 के बाद मुगल सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन उनकी विरासत भारतीय समाज में हमेशा के लिए जीवित रही। आज भी जब हम भारत की ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं, तो उसमें मुगलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय सभ्यता का यह अनमोल अध्याय केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी कला, हमारी भाषा, हमारे खान पान और हमारी सांस्कृतिक विरासत में जीवंत रूप से मौजूद है। गल्लों की छाप हर जगह दिखाई देती है। मुगलों ने न केवल भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया, बल्कि उन्होंने एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परंपरा भी छोड़ी, जो आज भी भारतीय समाज में जीवित है। मुगलों की स्थापत्य कला, खान पान, साहित्य, संगीत और प्रशासनिक प्रणालियां भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। मुगल काल की इमारतें जैसे ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद आज भी न केवल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी मानी जाती हैं। इन इमारतों की भव्यता और वास्तुकला ने भारत को एक नया पहचान दी, जो आज भी विश्व भर में प्रशंसा प्राप्त करती है। मुगलों द्वारा पेश की गई विविधतापूर्ण संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनकी नीतियों ने विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित किया और यह भारतीय समाज की विविधता को सम्मान देने की एक मजबूत नींव बनी। मुगलों की शाही संस्कृति, उनके प्रशासनिक ढांचे और कला में योगदान ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत सौंपी, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा संजो कर रखेंगी। आज जब हम मुगलों की विरासत को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है
कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को एक नई दिशा दी और उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।